चलिए, कल की क्लास में मैंने आपको केवल दो टाइप कवर करी थी हमने, है ना। एक कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन करे थे और एक डाइस से। तो अब हम जो बचे हुआ टाइप है वो पहले करते हैं और फिर जो कल आपको टेस्ट दिया वो डिस्कस करते हैं। तो अब आप लिखिए कंसेप्ट ऑफ लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर। कंसेप्ट ऑफ लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर। कंसेप्ट ऑफ लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर, यानी प्रॉब्लम रिलेटेड टू लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर। अब देखिए, जैसे ही लीप ईयर और नॉन लीप ईयर की बात करते हैं तो पहले हम कंसेप्ट समझे क्या है। जब हम बात करते हैं नॉन लीप ईयर की, तो नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज। पहले तो ये समझे, आप जब 52 इंटू 7 करते हैं तो मिलता है 364, यस और नो। तो ये जो 1 डे लेफ्ट है, पूरा कंसेप्ट इसी का है। मतलब आपसे कभी भी किसी भी ईयर में ये पूछा जाए, मतलब इन एनी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर, है ना। नॉन लीप ईयर को ऑर्डिनरी ईयर भी बोलते हैं। तो ऑर्डिनरी ईयर या लीप ईयर, आपसे कभी भी ये पूछा जाए कि कितने वीकडेज होते हैं, तो आप बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ क्या बोल सकते हो, बताओ? 52 वीकडेज होते हैं। मतलब किसी भी एकेडमिक कैलेंडर को उठा लो, 52 संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मिलेंगे। अब बात आती है कि एक दिन बचा हुआ है। मान लो ये बचा हुआ दिन उस साल का मंडे हुआ, तो अपने आप ही 53 मंडे हो जाएंगे। लॉजिक समझ रहे हो? या बचा हुआ दिन मान लो संडे हुआ, तो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, 53 संडे हो जाएंगे। जैसे यहां पर 2 दिन है, तो अगर वो बचा हुआ दिन संडे और मंडे हुआ तो अपने आप ही 53 संडे या मंडे हो जाएंगे, यस और नो। मान लो बचा हुआ दिन वेडनेसडे और थर्सडे हुआ, तो 53 वेडनेसडे और 53 थर्सडे हो जाएंगे। तो 52 वीकडेज हमेशा होते हैं। तो कभी भी आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए बाई चांस कि 52 संडे, तो योर आंसर इज 1। ये श्योर इवेंट है। 52 या लेस देन 52 कभी भी बोले तो ये 100% श्योरिटी है कि होगा ही होगा। या आपसे मान लो बोला जाए 52 मंडे, देन अगेन आप आंसर बोलेंगे 1। और अगर 54 पूछा होता तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, इसका आंसर हमेशा 0, क्योंकि 54 के लिए आपके पास 8 दिन होना चाहिए था, या पूरे पूरे 7 दिन। तो 54 इम्पॉसिबल है, 52 श्योर है। अब आपको जो क्वेश्चन आता है, आपने जितने क्वेश्चन देखे होंगे हमेशा 53 वाले देखे होंगे, तो क्वेश्चन 53 पे बनता है। पर 52 और लेस देन 52 का आंसर बिल्कुल फिक्स है, इसका आंसर हमेशा 1 होगा। और ग्रेटर देन 53 इसका आंसर हमेशा 0 होगा। तो अब क्वेश्चन क्या बनते हैं वो बता रहा हूं। पहले ये बात समझ में आ गई। ये ये क्वेश्चन लिख लो आप, ये हमेशा ये पूछा जा चुका है 52 का। 54 का अभी तक नहीं पूछा है, 52 का पूछा जा चुका है। ओके, तो ये 54 का लॉजिक समझ में आ गया होगा, 52 का भी। अब जो क्वेश्चन बनते हैं उसको समझते हैं। अब आपको जो क्वेश्चन बनते हैं वो जो 1 डे बचा हुआ, पहले बताओ बचा हुआ 1 डे क्या क्या हो सकता है। वो संडे हो सकता है,
वो मंडे हो सकता है, वो वनडे क्या क्या हो सकता है, वो संडे हो सकता है, वो मंडे हो सकता है, वो ट्यूसडे हो सकता है, वो वेनसडे हो सकता है, वो थर्सडे हो सकता है, वो फ्राइडे भी हो सकता है, और ये पॉसिबिलिटी है। या सुन नो, तो अब हम पहले नॉन लीप ईयर के या ऑर्डिनरी ईयर के क्वेश्चन करते हैं। जो 4-5 क्वेश्चन लिखवा रहा हूं उससे हटके कोई क्वेश्चन इम्पॉसिबल है आपसे पूछ लें, हो ही नहीं सकता, बस दिन बदल सकते हैं, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं बदल सकते। तो मान लो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन 53 संडे, तो आप क्या आंसर देते बताइए? तो आप बोलते टोटल फेवरेबल केसेस 7। देखो बचा हुआ दिन सातों में से कोई भी हो सकता है, तो आप समझो टोटल केस हो गए 7, पर अगर संडे की बात की जाए तो कितना, 1। या मान लो आपसे मैं 53 मंडे भी बोलता तो भी उसमें कोई चेंज नहीं होता। हमेशा क्वेश्चन 53 संडे इसलिए पूछा जाता है, लोग कभी भी कैलेंडर नया साल आने पे ये नहीं देखते कि किस दिन क्या है, वो देखते हैं इस दिन कितनी छुट्टियां हैं, कितने त्योहारों में हमारी छुट्टियां मारी जा रही है। अरे यार 15 अगस्त संडे को हो गया, छुट्टी मारी गई, ये 26 जनवरी भी इस बार संडे को ही है, 15 अगस्त भी संडे को, ये दिवाली भी सैटरडे को पड़ रही है। तो ऐसे हम गिनते हैं, तो हम कभी भी कैलेंडर उठाते हैं तो 1 जनवरी को जो लोग सबसे ज्यादा देखते हैं, वो सर्वे में ये पता चला है कि वो देखते हैं कि कितनी छुट्टी है ना। पर 53 संडे देखो या मंडे, प्रोबेबिलिटी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1/7, चाहे 53 मंडे हो चाहे 53 ट्यूसडे हो, सबका आंसर क्या होगा? अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि 53 संडे और मंडे, तो और लिखा है तो संडे और मंडे, तो ऑब्वियसली 2/7, या तो संडे हो या मंडे हो, ऐसे दो फेवरेबल केसेस हैं, बाय 7। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 53 संडे और मंडे और ट्यूसडे, तो 3/7। या सो नो, आपसे पूछा जाए 53 संडे एंड मंडे, 53 संडे एंड मंडे, तो आंसर 0। आप बोलते जरूर हो कि सर ऐसा नहीं हो सकता, इसका आंसर तो पॉसिबल है, हम संडे को सो के मंडे उठते हैं, पर ये काउंटिंग नहीं होती है ना सोने और उठने की, 12 बजे से 12 बजे तक देखते हैं, तो ये एक दिन में 2 दिन पॉसिबल नहीं है, इसलिए 53 संडे एंड मंडे इम्पॉसिबल, तो 0। 53 संडे एंड ट्यूसडे, देन अगेन 0। ये क्लियर बात? चलो अब आते हैं नॉन वो लीप ईयर में, हेडिंग डालो लीप ईयर। ये सब नॉन लीप ईयर के जो कंसेप्ट बन सकते हैं वो बताया मैंने। ओके, चलिए अब जब लीप ईयर की बात आएगी तो क्वेश्चन तो यही करने हैं मुझे, पर लीप ईयर में एक छोटा सा चेंज होगा। बताओ क्या? अब आपके पास 2 दिन एक्स्ट्रा है, तो वो 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं? वो हो सकता है संडे एंड मंडे, और मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, एंड सैटरडे एंड, ये पॉसिबल पेयरिंग हो सकती है। अभी भी पेयरिंग 7 की है, पर 2 दिन है, तो दिनों के साथ ऐसा नहीं होता कि आपने अपनी मर्जी से एक दिन संडे ले लिया और एक दिन थर्सडे मान लिया कि 2 दिन बचे, अपन ऐसा कर लें। कैलेंडर कॉन्जुगेटिव भी चलेगा, तो ये पॉसिबल पेयर बन सकते हैं। पहले क्लियर? अब सबसे पहले मैं पूछूं 50, यही सेम क्वेश्चन लिखते हैं, तो आंसर में क्या चेंज होगा वो देखते हैं। आंसर में क्या क्या चेंज होगा वो देखते हैं। सबसे पहले 53 संडे 2/7, क्योंकि अब संडे मंडे वाला पेयर और मंडे और सैटरडे संडे वाला अगर पेयर आ गया तो क्या होगा, अपने आप ही संडे मिल जाएगा।
अच्छा 2 दिन है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ना भी चाहिए लॉजिकली, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ भी गई। फिर बात करते हैं 53 मंडे। 53 मंडे, तो 53 मंडे मतलब वही अगेन 2/7 या 53 ट्यूसडे बोले तो भी। अब 53 संडे और मंडे, ये जरा इंपॉर्टेंट है, बोलिए। संडे और मंडे, अब कई लोग गलती से इसे 4/7 लिख देते हैं, पर संडे और मंडे में एक पेयरिंग कॉमन होती है। देखो संडे मंडे, सैटरडे संडे आप बनाया करो, और मंडे ट्यूसडे, ऐसे 3 पेयर हैं। यस और नो? तो आंसर क्या होगा? 3/7। यस और नो? है ना? संडे और मंडे में, संडे मंडे का कॉमन पेयरिंग हो गया, इसलिए 3/7। अच्छा अब फिर मैंने बोला संडे और मंडे और ट्यूसडे, तो क्या होगा? तो संडे यहां पर है, सैटरडे संडे यहां पर है, मंडे ट्यूसडे और यहां पर भी है। अब बोलो 4/7 क्यों? क्योंकि यहां पर कॉन्जुगेटिव डे है। संडे एंड मंडे ये पॉसिबल है, एंड वाला केस वहां नहीं था, यहां है क्योंकि 2 दिन है आपके पास, 1/7। संडे एंड ट्यूसडे ये इम्पॉसिबल है, भले ही 2 दिन है, पर संडे के बाद ट्यूसडे नहीं आता, बीच में क्या आता है? मंडे। कुछ लोग होली पे भांग खाते हैं और जो सोते हैं तो अगला दिन उन्हें मिलता ही नहीं है कभी, तो वो ऐसा, जैसे इस बार कई लोगों का ट्यूसडे नहीं आएगा। होली कब की है? मंडे की, तो सीधा उनके बाद मंडे के बाद क्या आएगा? वेडनेसडे, है ना? तो आपको अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है तो भांग का नशा ऐसे ही होता है, तो आप करके देख लीजिएगा, आपको ट्यूसडे मिलेगा ही नहीं। आपके जीवन का एक दिन आपको पता ही नहीं चलेगा कब निकल गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि ये संडे एंड ट्यूसडे इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक, फिर बात करते हैं 53 संडे और वेडनेसडे, ऑल लगा हुआ है, संडे और वेडनेसडे। अब देखो यहां ऑल लगा है, तो संडे और वेडनेसडे में, संडे और वेडनेसडे में क्या हुआ? 2-2 दिन हो गए, संडे की ये 2 केस, वेडनेसडे के ये 2 केस, तो 4/7। डन। और अगर आपसे बोला जाए संडे एंड ट्यूसडे, वो चल लिख लेता हूं, 53 संडे और वेडनेसडे और फ्राइडे, ये नॉन कॉन्जुगेटिव डे है। संडे के ये केस, वेडनेसडे के ये 2, फ्राइडे के ये 2, बोलो 6/7। कोई कंफ्यूजन? बस समझने की बात है, ध्यान से आप समझोगे तो आ जाएगा कि जब लीप ईयर की बात आएगी तो लीप ईयर में 2 दिन ऐसे होते हैं जो वीक डेज के बाद आते हैं। जब 52 × 7 करते हैं, वह फिर समझा रहा हूं, तो 364 होता है, लीप ईयर में होते 366 डेज हैं। तो ये बचे हुए 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, पहले हमने उसके केस बनाए, तो हमारे दिमाग में आएगा सर संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। अब जैसे मैंने बोला 52 संडे, तो आपने फेवरेबल केस देखे, एक ये है और एक ये है, तो आपने लिख दिया 2/7। या 53 मंडे, तो केसेस काउंट करके लिखना है। बस याद ये रखना है कि जब कॉन्जुगेटिव दिन होते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे संडे और मंडे बोला है, तो क्या क्या होगा? एक होगा सैटरडे के साथ संडे, एक संडे के साथ मंडे और एक मंडे के साथ, तो 3 दिन होंगे, इसलिए 3/7। गलती से 4/7 ना लिख दें। ओके, कोई कंफ्यूजन? जरा भी कंफ्यूजन हो बताते हो चलेगा। अब जैसे यहां पे संडे और वेडनेसडे और फ्राइडे बोला है, सुनने में ऐसा लग रहा है ना 6/7, तो अगर मैं कोई एक आध दिन और बढ़ा दूं तो प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा हो जाएगी, ऐसा दिमाग में नहीं आना चाहिए आपके। आ जाए तो कर लो आप,
क्या चीज? ये अच्छा ठीक है समझ। संडे और वेनसडे और फ्राइडे समझ में आया। संडे के दो केस होते हैं, सैटरडे संडे। वेनसडे के दो केस, वेनसडे ट्यूसडे वेनसडे और वेनसडे थर्सडे। फ्राइडे के दो केस, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, इसलिए 6/7। अगर मैं एक आध दिन बढ़ा लूं, जैसे मान लो आपसे, जैसे आपने ऐसा लिखा 53 मंडे और वेनसडे और फ्राइडे और मान लो सैटरडे। अब ठीक है, तो अब बताइए, अब एक से बड़ी प्रोबेबिलिटी तो भी नहीं होगी। मंडे के कौन कौन से केस? मंडे ट्यूसडे, संडे मंडे और मंडे ट्यूसडे, ठीक है, दो इसके हो गए। वेनसडे के ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, 2 हो गए। फ्राइडे के थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, 2 हो गए। और सैटरडे का एक तो फ्राइडे सैटरडे उधर हो ही चुका है, तो केवल सैटरडे संडे बचा, तो 1। तो 7 बाय, ये श्योर इवेंट होगा। अगर आप ये लिखोगे तो पक्की बातें आएगी, क्योंकि आप अल्टरनेट डेज ले रहे हो ना, तो 2 दिन है तो आएगा ही आएगा, कोई ना कोई श्योरिटी है ये। अरे बचे हुए 2 दिन है ना, आपने कहा मंडे, तो मंडे तो इसका मतलब संडे मंडे होगा या मंडे ट्यूसडे होगा। आपने कहा वेनसडे, तो ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे होगा। आपने कहा फ्राइडे, तो थर्सडे फ्राइडे होगा या फ्राइडे सैटरडे। सैटरडे तो फ्राइडे सैटरडे होगा, सैटरडे संडे, तो सातों ही दिन में से कोई ना कोई हो गया ना, तो श्योरिटी हो गई है, तो प्रोबेबिलिटी 100% हो गई। डन। तो ये था कंसेप्ट लीप ईयर। और अब आ जाइए कंसेप्ट ऑफ प्लेइंग कार्ड, बस फिर उसके बाद ये शीट का डिस्कशन। ओके, नॉन कॉन्जुगेटिव डे में ऐसा होता है, और कॉन्जुगेटिव डे में क्या होता है, कॉमन पेयर मिल जाता है बस। चलिए अब आते हैं प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड में अगर हम सबसे पहले बात करें तो टोटल कार्ड होते हैं 52, है ना। और 52 में कितने कलर होते हैं? अब जो लोग पिछली बार सुन चुके हैं मुझसे, मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी मैं कलर बोलता हूं तो कुछ बच्चे 4 आवाज निकालते हैं, और जैसे ही 4 निकालते हैं उसका खुद ही बोल देते हैं 2। सुनने में अच्छा लगता है कि 4 कलर, पर जब हम ढूंढने बैठते हैं तो हमें 2 ही कलर दिखते हैं। कौन कौन से? तो 26 कार्ड होते हैं रेड, और 26 कार्ड होते हैं ब्लैक। हर्षित अब क्लियर है? कौन साइज ठीक है? तो 26 रेड और 26 ब्लैक, यानी अगर कलर की बात करें तो 2 कलर्स होते हैं, और वो 2 कलर में 26 कलर पूरे पूरे रेड होते हैं और 26 कलर पूरे पूरे ब्लैक होते हैं। अब इन 26 रेड में भी सूट कार्ड कहलाते हैं, सूट कार्ड कहलाते हैं। 4 सूट होते हैं, एंड 1 सूट कंटेन 13 कार्ड। कौन कौन से सूट होते हैं? आपने पढ़ा होगा, स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट, है ना। स्पेड मतलब काला पान, क्लब मतलब चिड़ी, डायमंड मतलब ईट हिंदी में जिसे बोलते हैं, हार्ट मतलब लाल पान। तो ऐसे 4 सूट होते हैं और एक सूट में 13 कार्ड होते हैं। तो 26 रेड में 13 कार्ड होते हैं डायमंड के, 13 कार्ड होते हैं लाल पान के। 26 ब्लैक में 13 कार्ड होते हैं चिड़ी के, और 13 क्लब जिसे बोलते हैं, और 13 होते हैं स्पेड के, जिसे काला पान बोला जाता है। ठीक, देखे तो है ना सभी ने? कभी ना कभी नहीं देखे? खेला है, देखा नहीं है? ये क्लियर बात? तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि 13 पत्ते डायमंड के होते हैं, 13 हार्ट के होते हैं लाल पान के, 13 क्लब चिड़ी के, और 13 स्पेड मतलब काले पान के।
राइट, नहीं देखा तो अभी दिखा देता हूं। अब इनके अंदर कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जिनके ऊपर फेस बना होता है, चेहरा, उसे बोलते हैं फेस कार्ड। ऐसे फेस कार्ड होते हैं 12, 16 नहीं होते। इक्का जो होता है उस पर फेस नहीं बना होता है, इसलिए उसे फेस कार्ड में काउंट नहीं करते। तो 12 फेस कार्ड में 4 किंग होता है, 4 क्वीन होती है, 4 जैक या नैब बोलते हैं इसे, 4 जैक होते हैं, ठीक है, बादशाह, बेगम और गुलाम। ठीक, फिर विनिंग कार्ड की बात करते हैं। ये मैं आपको जनरल आइडिया दे रहा हूं। विनिंग कार्ड या रिस्पेक्टिव कार्ड या ऑनर्स कार्ड या वैल्यूएबल कार्ड, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, है ना। वो होते हैं 12, उसमें 4 होते हैं इक्के, 4 एस, 4 किंग, 4 क्वीन और 4, इन्हें बोलते हैं पावरफुल कार्ड। अच्छा 16 बोला, 16 लिख 12 दिया। इन्हें बोलते हैं प्लेइंग कार्ड, ला देना गोलू। इन्हें बोलते हैं हम पावरफुल कार्ड। इनके होने से गेम में जीतने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, या इन्हें हम बोलते हैं रिस्पेक्टिव कार्ड। ये इक्के पे फेस नहीं बना होता, अभी दिखा रहा हूं मैं आपको, जब आपने देखे ही नहीं तो आप कैसे बोल सकते हो। देखिए फिर सुनिए, पूरा कंसेप्ट एक बार सभी लोग ध्यान रखो, हिंदी में आपको ज्यादा याद रहेगा इसलिए हिंदी के नाम बता रहा हूं। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं जो खेलने वाले होते हैं। कार्ड के अंदर 2 जोकर भी होते हैं। वो जोकर इसलिए होते हैं कि वो प्लेइंग कार्ड का पार्ट नहीं होते, पर कोई पत्ता अगर आपका मिसप्लेस हो गया, जैसे आपका कोई छोटा भाई बहन उसको चबा जाए कोई कार्ड को, तो आप जब तक उससे खींचते हो चब चुका होता है, तो आपको डर होता है कि सामने वाला पहचान लेगा, तो आप उसको चबे हुए कार्ड को अलग करके और फिर जोकर मिला देते हो और बोल देते हो कि जोकर जो है वो क्वीन है, या पान का, लाल पान का कुछ पत्ता बोल दोगे, लाल पान का जो गुलाम है, या ईट का, है ना, ऐसा कुछ। तो वो जोकर जो है वो कहीं पे भी यूज कर लेते हैं, अगर एक आध 2 पत्ते मिसप्लेस हो जाएं तो, या खराब हो जाएं तो जोकर को काउंट नहीं करते। नहीं, उसी के लिए होता है कि कभी कोई पत्ता मिसप्लेस हो जाए, इसलिए आपको 2 कार्ड आपको दिए जाते हैं अलग से। अब वो 2 कार्ड पे अगर कोई नंबर लिख दें तो आप सोचो क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए कोई नंबर नहीं लिखते वो। तो इसलिए उसे जोकर का मतलब ही क्या होता है आप बताइए। सर्कस में एक जोकर होता है ना। वो जोकर क्यों होता है? वो जोकर होता है 2 गेम के बीच में जो टाइम होता है उसको फिल करने के लिए होता है। सर्कस में जो जोकर होता है, जब एक गेम खत्म होता है और दूसरे गेम के लिए जब तक वो तैयारी कर रहे होते हैं, तो जोकर आता है, कोई लकड़ी का पट्टा लेके आ जाएगा, कपड़े फाड़ेगा, कहीं कुछ करेगा छोटी हाइट का, तो आपका फोकस उस पर हो जाता है। उतनी देर में आप क्या करते हो, वो जो गेम है वो दूसरा गेम बना लेते हैं। तो जोकर का काम होता है फिल करने का। तो इसलिए यहां पर भी जोकर का काम यही होता है कि वो क्या करता है कि कोई पत्ता मिसप्लेस हो जाए, या कोई पत्ता आपने जैसे चबा लिया, मतलब आपके छोटे भाई बहन ने, या कई बार हम ही उससे कुछ करते रहते हैं और खराब हो जाता है ना। तो वो आपको पता है, तो आप अपने हाथों की पैरों की मेल निकालने की कोशिश करते हो, तो उससे वो कार्ड खराब हो जाता है, तो आप उसकी जगह वो जोकर लगा लेते हैं, और फिर जोकर का नाम आप उसके हिसाब से दे देते हैं। ये कहलाता है जैक, है ना। जैक ऑफ डायमंड है ये, ईट का गुलाम। ये क्या है? पान, किंग। ये देखिए इस पे चेहरा बना हुआ है, किंग। ये क्या है? इक्का। अब देखो इस पे चेहरा बना है? नहीं बना है। पर आप ध्यान दो, इक्के पे, इक्के को काउंटिंग, इनको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, वो भी बताना है मुझे। ये काउंटिंग नंबर होते हैं। इस पे कितना काउंट है? 1। इक्के को 1 से काउंट किया जाता है। जैसे देखो ये 4 है, 4 ऑफ डायमंड है, ये इसे कहते हैं 4 ऑफ डायमंड। तो ध्यान दीजिए इसमें 4 बने होंगे डायमंड, 1 2 3 4 बने हैं ना। या जैसे अगर मैंने बोला ये 10 ऑफ डायमंड है, तो यहां पर 10 डायमंड बने होंगे, ठीक है। जैसे ये जैक ऑफ डायमंड है, इसमें 11 डायमंड बने होते हैं। आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, पर आप ध्यान देंगे तो यहां पर 11 डायमंड इसके अंदर बने होते हैं, इमेज के अंदर। जब ध्यान से देखेंगे तो मिल जाएगा, अभी मत ढूंढने लगी। ऐसे ही ये किंग है, किंग ऑफ हार्ट, इसके अंदर 13 हार्ट्स बने होते हैं,
तो इसको काउंटिंग में 13 बोलते हैं। तो प्लेइंग कार्ड में नंबर जो होता है 1, इक्के को बोलते हैं 1, फिर 2 का तो 2 ही नंबर लिखा होता है, 3 पे आपने देखा 3 नंबर लिखा होता है, ऐसे 10 तक तो नंबर होते हैं। फिर 11 का मतलब होता है जैक, 12 का मतलब होता है क्वीन और 13 का मतलब होता है किंग। ऐसे 13 कार्ड को मिला के एक सूट बोलते हैं। सूट मतलब एक जैसे, जैसे ये जितने पत्ते हैं ये जितने भी पत्ते हैं जैसे डायमंड के हैं, तो इन्हें इन सब डायमंड को हम बोलेंगे एक सिंगल सूट, है ना। सूट का मतलब समझते हो ना, जैसे सूट हम बनवाते हैं, 3 पीस सूट या गर्ल्स सूट बनवाती है, उन्हें सूट उसे बोलते हैं जो एक ही कपड़े का बनाया जाए, यानी एक ही थान लेके अगर उसके कपड़े बनाया जाए तो उसे सूट बोलते हैं। अगर जैसे अभी मैंने जीन्स और शर्ट पहनी, इसे सूट नहीं बोल सकता क्योंकि ये अलग थान का कपड़ा और ये अलग है। तो एक ही जगह की चीजें हो तो उसे बोलते हैं सूट। तो जितने भी डायमंड के पत्ते होंगे इन्हें हम बोलते हैं सूट। ये डायमंड का सूट है और इसमें 13 कार्ड होते हैं। ऐसी क्लब का सूट है उसमें भी 13 कार्ड, स्पेड का जो सूट होगा उसमें भी 13 और डायमंड और हार्ट का जो सूट होगा उसमें भी 13। तो फिर सुनिए, पहले तो 52 कार्ड होते हैं जिसमें 2 कलर होते हैं, रेड एंड ब्लैक। रेड के अंदर 2 पार्ट हैं, 13 डायमंड 13 हार्ट। ब्लैक के अंदर 2 पार्ट हैं, 13 क्लब और 13 स्पेड। फिर जिनके ऊपर चेहरे बने होते हैं, मैंने अभी बताया कि ये जो कार्ड है इनके ऊपर चेहरे बने होते हैं, इन्हें कहते हैं हम फेस कार्ड। और अगर इन्हीं कार्ड में फेस कार्ड के साथ साथ इक्के को मिला लो, ये इक्का मिला लिया, तो ये कहलाते हैं पावरफुल कार्ड, रिस्पेक्टिव कार्ड, विनिंग कार्ड, ऑनर्स कार्ड। ठीक है, इनसे गेम में जीतने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे 16 कार्ड होते हैं। चलिए अब लिखिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, ओके। और ध्यान दीजिएगा, ये रिस्पेक्टिव कार्ड, ये शॉर्ट में लिखा मैंने, विनिंग कार्ड, ऑनर्स कार्ड, ये सब एक ही बात है। ऐसे कितने पत्ते होते हैं? 16। इसमें 4 एस मतलब इक्का, एस इक्के को बोलते हैं, 4 किंग, 4 क्वीन एंड 4 जैक। अब देखिए, प्लेइंग कार्ड से 2 तरह से कार्ड निकाले जाते हैं। एक हो सकता है सिंगल कार्ड निकाला जाए और एक मोर देन 1। 2 टाइप बनती है इसकी, 1 और मोर देन 1। अच्छा, मोर देन 1 के समय 2 बातें, जैसे मैंने बोला कि 3 कार्ड निकालना है, ये 3 निकाले, ये 3 कार्ड निकाले, ठीक, एक पॉसिबिलिटी। अब ये 3 कार्ड के बाद फिर 3 निकालना है, ये 3 निकाले। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा और एक ऐसा आएगा कि 3 कार्ड ड्रॉ किए, फिर 3 निकालना है पर विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट मतलब निकले हुए कार्ड फिर रखे, फिर आपने इसको मिक्स किया और फिर 3 निकाले। तो विथ और विदाउट रिप्लेसमेंट मेंशन होगा। तो अभी हम पहले करते हैं टाइप नंबर 1, 1 कार्ड, फिर 1 से ऊपर की बात करेंगे। लिखिए, 1 कार्ड ड्रॉन एट रैंडम। अभी हम केवल एक कार्ड की बात कर रहे हैं। प्लेइंग कार्ड से कितने निकालना है? 1। 1 कार्ड ड्रॉन एट रैंडम, 1 card drawn at random from a pack of 52 playing card. One card drawn at random from a pack of 52 playing card. Find the probability of getting. प्रांजल इस एंड पे बिल्कुल वर्किंग नहीं है। 1 card drawn at random फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। एक कार्ड से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आपको उससे ज्यादा लिखवाऊंगा, मतलब एग्जाम में इससे आगे पीछे हो ही नहीं सकता। और ये टाइप खत्म, फिर हम मिक्स टाइप करेंगे तो उसमें सारी चीजें प्रोबेबिलिटी की कवर हो जाएंगी। अब मैंने बोला 1 कार्ड निकालना है, अब क्या क्या बोल रहा हूं वो सुनना। अब प्लेइंग कार्ड में से कार्ड को हम क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने का मतलब होता है एट रैंडम, तो इसमें कॉम्बिनेशन लगेगा। जब भी ड्रॉ करते हैं तो कॉम्बिनेशन। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, कार्ड इज रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कार्ड इज रेड।
यानी रेड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी। निकला हुआ पत्ता रेड कलर का हो। अब निकला हुआ पत्ता रेड कलर का हो, इसका मतलब है कि रेड कार्ड कितने होते हैं, तो इसमें से एक निकालना आउट ऑफ। आप इसको ऐसा बिल्कुल लिख सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर C1 इसलिए लिखा कि आगे जाके एक से ज्यादा कार्ड निकालने, तो आप कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन तो चालू करोगे नहीं, तो करोगे ही नहीं। तो कितना 1/2। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड। बोलिए। ऑब्वियसली इसका भी सेम ही आंसर होगा, देन 1/2। ओके, नेक्स्ट, रेड और ब्लैक। रेड और ब्लैक, अब रेड और ब्लैक, जैसे मैं आप कोई भी मैजिशियन जो गेम दिखाता है उसकी प्रोबेबिलिटी श्योर होती है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि इसमें से एक कार्ड निकालो, ठीक है, निकालो एक कार्ड। अब इसने एक कार्ड निकाला और मैं इसको बिना देखे बोलूंगा इसका कलर रेड है। आप जैसे ही बोलोगे नहीं कोई बात नहीं ब्लैक होगा, आपने कहा हाँ है, देखो सही है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैं अभी बोल सकता हूं कि एक कार्ड निकाल लो, देख लेना इसका कलर रेड या ब्लैक होगा, तो ये कैसी बात हुई, श्योर इवेंट हुआ ना। तो श्योर इवेंट हुआ तो मतलब प्रोबेबिलिटी 1 होगी, है ना। और मैं ऐसा बोलूं कि रेड एंड ब्लैक हो तो ये पॉसिबल है। ऐसा कोई कार्ड नहीं होता जो रेड भी हो और साथ में ब्लैक भी होता। अगर मैंने आपसे पूछा होता रेड एंड ब्लैक तो आप आंसर बोलते 0। क्वेश्चन सब लिखते चलना क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। रेड एंड ब्लैक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड और किंग। या तो निकला हुआ पत्ता रेड हो या निकला हुआ पत्ता किंग हो। अभी मैंने आपको कोई फॉर्मूले बताए नहीं, पर आप कोई भी क्वेश्चन बहुत कंफर्टेबली कर सकते हो। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि आपने जो पत्ता निकाला है वो या तो सीधा सीधा रेड कलर का ही हो, है ना, और या फिर वो क्या हो, किंग हो, लाइक दिस। या तो किंग हो या रेड हो, पर किंग डायमंड मतलब किंग रेड भी हो सकता है और ब्लैक किंग भी हो सकता है। तो इसको करने के 2 तरीके हो सकते हैं कि 26 रेड कार्ड हो, 4 होते हैं किंग। पहले हम ये पूरा लिख लें, पर 26 जब रेड लिखा तो इसमें रेड किंग तो ऑलरेडी इंक्लूड हो गया, है ना, रेड किंग तो ऑलरेडी इंक्लूड हो गया, तो बचे 2 ब्लैक किंग। तो 2 ब्लैक किंग और 26 रेड कार्ड मिलके हो गए 28। तो फेवरेबल कार्ड कितने हो गए,
28C1 आउट ऑफ डन। अच्छा, इसमें ऐसा भी पूछ सकते हैं, रेड एंड किंग। अब पिछले में एंड और इसके एंड में दोनों में अंतर है। अब आपसे बोला है रेड एंड किंग, मतलब वो रेड भी हो और साथ साथ किंग भी हो, यानी ये रेड किंग जैसे है वो। अब ब्लैक किंग नहीं आ सकता, तो फेवरेबल कार्ड कितने हुए? केवल 2। तो 2/, आप ध्यान से समझो, हर चीज समझ में आएगी। 2/52 मतलब 1/26। कैंसिल आप करिएगा, अभी मैं आपको केवल आंसर पे फोकस करवाऊंगा। ये देखिए, इसे बोलते हैं जोकर, जो कि कहीं पर भी पार्टिसिपेट कर सकता है। जो चीज कम है वहां पर जोकर जोड़ दिया जाता है ना। जैसे कुछ लोग घर के ऐसे मेंबर होते हैं कि कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए तुरंत प्रेजेंट हो जाते हैं। नल खराब है, फट से सुधार दिया, लाइट खराब है, सुधार दिया, बाजू वाले पड़ोसी का पंखा नहीं चल रहा, जाके रिपेयर कर दिया। तो ऐसा ऐसा आप देखना, मोहल्ले में एक बंदा आपको मिलेगा जो कि मल्टीपर्पज या मल्टी टैलेंटेड होता है, जिसको घर में हर कोई बुला लेता है। बढ़िया, वो आप घर जाते हो, आप पंखा ठीक करते हो, चाय पी के निकल आते हो, है ना। तो वो जो है वो मल्टीपर्पज वाला काम है, तो पढ़ाई छोड़ के वो सब करता है। तो जोकर का काम यही होता है। यस, नेक्स्ट लिखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड। निकला हुआ पत्ता चेहरे वाला हो। ग्लूकोज डाल के लाओ पानी में। यस, तो आपसे पूछा गया फेस कार्ड, तो फेस कार्ड क्या होता है? 12C1 अपॉन 52C1, क्योंकि फेस कार्ड 12 होते हैं, है ना। क्लियर है बात? मान लो आपसे मैं बोलूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डायमंड और किंग, या तो निकला पत्ता डायमंड हो या फिर किंग हो, और करके लिखा, ध्यान से करते चलिएगा। डायमंड और किंग, निकला पत्ता डायमंड हो या किंग हो, तो डायमंड और किंग मतलब आप समझ गए कितना? डायमंड होते हैं 13, किंग होते हैं 4, पर एक डायमंड का किंग तो ऑलरेडी यहां है, तो 16 कार्ड हो गए फेवरेबल आउट ऑफ 52। तो 16C1 बाय 52C1। इज दैट क्लियर? तो 1 कार्ड पे इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं मोर देन 1 पे, लिखिए इसका सेकंड केस, लिखिए टाइप नंबर 2, मोर देन 1 कार्ड, मोर देन 1 कार्ड। अब मोर देन 1 में लिखिए 2 कार्ड का कंसेप्ट समझ लेते हैं। अगर 2 का समझ लिया तो सब बन जाएंगे। 2 कार्ड ड्रॉन एट रैंडम, 2 कार्ड ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। 2 कार्ड ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ठीक, अब 2 कार्ड निकाल रहे हो, आपके पास एक पैक है, 52 कार्ड का ऐसा पैक है, और इसमें से आपको कोई भी 2 कार्ड निकालने हैं ना। एट रैंडम वर्ड होता है, मतलब आपने बिना देखे 2 कार्ड निकाल दिए।
अब इन दो कार्ड के बारे में आपको बताना होगा कि क्या क्या हो सकता है। तो नंबर 1, 2 कार्ड ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पहला क्वेश्चन, बोथ कार्ड आर रेड कलर, दोनों पत्ते लाल रंग के हों। बोथ कार्ड आर रेड कलर, दोनों पत्ते लाल रंग के हों। अब दोनों पत्ते लाल रंग के हों तो क्या होगा? 26 रेड कार्ड होते हैं, उनमें से 2 निकालो। 52 टोटल कार्ड होते हैं, उनमें से 2 निकाल दो। क्लियर और नॉट? बोथ कार्ड आर रेड कलर। अगला क्वेश्चन, बोथ कार्ड आर सेम कलर, दोनों पत्ते एक ही रंग के हों। हर्षित, आपको पता है मास्क लगाने के बाद क्या बेनिफिट हुआ है? बताओ आप क्या बेनिफिट हुआ है? लोग नेल कटर का यूज करने लगे। जो लोग नेल कटर का यूज नहीं करते थे उनको नेल कटर की आदत पड़ गई, क्योंकि नाखून चबाते थे। कई लोगों के पेन के टॉप जो है वो सही सलामत मिलते हैं अब, क्योंकि उनको जिनको पेन चबाने की आदत होती है वो पेन भी बचा रहता है ना? तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं मास्क लगाने के। चलो, बोथ कार्ड आर रेड कलर पहला था, फिर मैंने बोला बोथ कार्ड आर सेम कलर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। बोथ कार्ड आर सेम कलर का मतलब पहले बताओ क्या? या तो दोनों ही रेड हो या दोनों ही ब्लैक हो। सेम कलर है ना, यानी दोनों ही या तो निकले हुए पत्ते रेड हो लाइक दिस, और या फिर दोनों ही ब्लैक हो, या दोनों ही ब्लैक हो, ये मतलब है। अब 2 तरीके हो सकते हैं करने के। एक कि आपने बोला, बहुत सेम कलर की बात कर रहे हैं, आपने बोला 26 रेड में से निकले होंगे या फिर 26 ब्लैक में से निकले होंगे आउट ऑफ 52C2। या तो दोनों ही रेड से निकले हों या दोनों ही ब्लैक से निकले हों। एक अप्रोच ये है। एक बच्चा ये भी बोल सकता है कि सर टोटल 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक, तो 26 रेड का एक ग्रुप मान लें, 26 ब्लैक का एक ग्रुप मान लें, तो पहले कितने ग्रुप हो गए? 2। तो 2 ग्रुप से एक कार्ड निकाला, मतलब 2 ग्रुप में से एक ग्रुप चूज किया और उस ग्रुप से 2 कार्ड निकाल दिया। अरे तो इसका मतलब ये नहीं है 2 टाइम्स ऑफ 26C2 है कि नहीं? तो ये 2C1 की वैल्यू कितनी होती है? 2। आगे चल के ये तरीके ज्यादा, अभी तो सेम कलर भी बहुत सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, फिर बता रहा हूं, आपसे बोला बोथ कार्ड आर सेम कलर, है ना? अब सेम कलर का मतलब होता है या तो दोनों ही पत्ते कैसे हो बेटा? लाल रंग के, या दोनों ही ब्लैक हो। तो आपने एक बात सोची कि 26 कार्ड होते हैं रेड, ऐसे रेड का अलग सेट बना लिया, ब्लैक का अलग, ऐसा सोचा, इमेजिनेशन है। अब ये 26 रेड 26 ब्लैक 2 ग्रुप हैं, इनमें से पहले एक ग्रुप निकाल लिया। एक ग्रुप निकाल लिया तो 2 में से एक ग्रुप निकालने का तरीका 2C1। जो भी ग्रुप आया, मान लो ये ग्रुप आया तो इसमें कितने कार्ड थे? 26, और ये ग्रुप आया तो इसमें कितने कार्ड है? 26, है ना? दोनों में कितने कितने हैं? अब मैंने देखो बिना देखे किया, इसलिए सभी जगह रेड रेड दिख रहा है। इसके आगे ब्लैक लगा लेते हैं दिखाने के लिए बस। तो ये ब्लैक है, ये रेड है, ऐसे 2 ग्रुप हैं 26 के। तो 2C1, पहले 2 में से एक ग्रुप निकाला, जो भी कोई ग्रुप आया होगा उसमें से कितने कार्ड निकालने? 2। एक अप्रोच ये है कि भाई मैंने तो ब्लैक में से 2 निकाले और 2 रेड से निकाल लिया। अगला क्वेश्चन, बोथ कार्ड आर डिफरेंट कलर, दोनों पत्ते अलग रंग के हों।
इनको सॉल्व करते चलना। मैं आपको इस फॉर्म में छोड़ रहा हूं इसका मतलब नहीं कि आपको इतना छोड़ना है, आपको आंसर इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, पर आप मुझे इस फॉर्म में बताएं, इससे मुझे बहुत क्लियरिटी रहती है आप सही थॉट के साथ कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बोथ कार्ड आर डिफरेंट कलर, दोनों पत्ते अलग अलग रंग के हों। अब दोनों अलग अलग रंग के हों तो 26 राइट में से कोई एक निकाल लो, क्यों, और 26 ब्लैक में से निकाल लो आउट ऑफ। आप एक चीज नोटिस करो, क्या चेंज नहीं होता, डिनोमिनेटर एक बार फिक्स हो गया, सब कुछ हर बार न्यूमरेटर में होगा, जितनी कार्रवाई है वो न्यूमरेटर में। जैसे आप जो एग्जाम देने जाते हो उसका डिनोमिनेटर पहले से बता देते हैं, न्यूमरेटर आपको सुधारना है, यह आपके हाथ में कि न्यूमरेटर आप कैसे सुधारते हो। डन। अगला क्वेश्चन, बोथ कार्ड आर सेम सूट, बोथ कार्ड आर सेम सूट, निकले हुए पत्ते एक ही सूट के हों। देखिए सेम सूट का मतलब है कि या तो काले पान के ही दोनों पत्ते हों, समझना लॉजिकली, या फिर लाल पान के ही दोनों पत्ते हों, लाइक दिस, है ना, ये पूरे नहीं उठाए पर ऐसा दोनों सेम सूट के हों, या दोनों ही पत्ते किसके हों, ईंट के हों, डायमंड के, या दोनों ही पत्ते चिड़ी के हों या क्लब के। ऐसा बोला गया कि दोनों कार्ड एक ही सूट के हों। तो सूट कितने होते हैं हमें करना है, 4 सूट में से पहले हम इसको ऐसा भी सोच सकते हैं, 4 सूट में से पहले एक सूट निकाला, और एक सूट में कितने कार्ड, 13, तो 13 में से 2 निकाल लिए। एक बच्चा ऐसा कर सकता है, एक ऐसा करेगा कि सर डायमंड के 2 हैं, या फिर क्लब के 2 हैं, या फिर लाल पान के 2 हैं, या फिर काले पान के 2 हैं। अच्छा इसको करोगे तो 4 टाइम ही हुआ ना, तो 4 7 4, दोनों में से कोई भी अप्रोच लगा सकते, ग्रुपिंग से तो करा पहला। पर जब इसमें बोला था बोथ कार्ड आर डिफरेंट कलर, तो अब डिफरेंट कलर 2 ही थे, तो अब हाँ लिख भी देते 2C2, तो क्या फर्क पड़ता भाई, 2 कलर हैं तो 2C2, और उसमें से एक एक कार्ड निकालना है, तो क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है इसलिए नहीं लिखा, लिख दो तो गलत थोड़ी होगा कोई, नो मतलब उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, समझ में आया, ये गलत नहीं है, पिछले में 2C2 अगर कोई लिखता तो इज राइट। अगला क्वेश्चन, अच्छा बीच में मल्टीप्लाई क्यों होता है जानते हो, जब भी एंड वर्ड आता है आपको, पहले तो आपने 4 सूट में से एक कार्ड निकाला है, फिर उससे 2 कार्ड निकालने हैं, सूट जो सिलेक्ट हुआ इसलिए यहां। अच्छा प्लस कब आता है, जब पूरा इवेंट हो जाता है, और यार आपने दोनों स्पेट के निकाल लिए, या दोनों काले पान, वो सॉरी दोनों लाल पान के निकाल लिए, या जैसे या वर्ड आता है और प्लस आ जाता है, जैसे एंड वर्ड आता है मल्टीप्लाई आ जाता है, वो थोड़ा ध्यान देते हैं तो एकदम समझ में आने लगता है। अब लिखिए बोथ कार्ड आर डिफरेंट सूट, दोनों पत्ते अलग अलग सूट के हों। यस बोथ कार्ड आर डिफरेंट सूट, दोनों पत्ते अलग अलग सूट मतलब अलग अलग समूह के हो, मतलब अगर एक पत्ता, इसका मतलब समझ गया क्या, कि अगर एक पत्ता लाल पान का तो दूसरा काले पान का हो सकता है, चिड़ी का हो सकता है, ईट का हो सकता है, मतलब डिफरेंट सूट हो, तो करना आप ही को है। तो आप बोलोगे पहले 4 में से एक सूट 4 में से 2 सूट निकाल लिए, है ना, और एक सूट में कितने कार्ड है बेटा, तो उसमें से एक एक निकाल लो। अब देखो टोटल 2 कार्ड निकालने थे इसलिए मल्टीप्लाई हो गया अपॉन,
अभी भी बाई चांस कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो अभी तो प्लेइंग कार्ड का कंसेप्ट बताया है, आप जब क्वेश्चन करेंगे तो और मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अभी तो केवल ओरिएंटेशन लिया ना, अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं किया हमने। अब क्वेश्चन अब करना चालू करेंगे। तो डिफरेंट सूट समझ में आ गया कि 2 सूट निकाले एंड उसमें से एक एक कार्ड निकाल लिया। चलिए अब हम करते हैं मिक्स प्रॉब्लम। अब जैसे मैंने इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट नहीं लिखवाया वो बता दूंगा बीच में। अब जो चीजें आती जाएंगी पढ़ाता जाऊंगा। थ्योरी जितनी बची है आप उसके लिए 2-3 पेज छोड़ दें, 2 पेज छोड़ दें, बीच में कोई भी नई चीज आएगी तो नोट कर लीजिएगा। अर्पित अभी इस वाले को रिपीट करने की जगह मैं आपको आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो समझाऊंगा। लो पहले ही क्वेश्चन कार्ड का देखो। अब क्या होता है कि ये शीट में आपको दे जरूर देता हूं, ऐसा भी नहीं कि पहले नहीं करवाई होगी, पर ये नहीं पता होता कि कैसे क्वेश्चन। अभी अब देखो क्या लिखा, 1 कार्ड ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड, द प्रोटेक्टेड इज ए किंग। सुनो ध्यान से, किंग और डायमंड। किंग होते हैं 4, डायमंड होते हैं 13, पर 13 डायमंड में एक किंग, आप डायमंड यहां ए, तो बचे 3 किंग, तो टोटल मिला के हो गए 16 बाय 52। जब आप एप्लीकेशन करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता अपने आप ही। तो अभी तक जितना पढ़ाया अब उस पर जब क्वेश्चन आएंगे तो फिर दोबारा समझा दूंगा, अगर कोई चीज क्लियर बाई चांस नहीं हुई, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपको मैंने सब पढ़ाया हुआ, देखो बिल्कुल वैसे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 1 हेड इन 5 टॉस ऑफ कॉइन, तो आप बोलोगे 5C1 बाय, याद आ गया एक तरीका। दूसरा, एक हेड चाहते हो तो ऑब्वियसली 4 बार इसको अरेंज करने के तरीके, फैक्टोरियल 5 बाय, तो 5 बाय 32। अब आपने जो पढ़ा उसके आप बेनिफिट समझोगे धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे तो। प्रोबेबिलिटी बिना क्वेश्चन के आ ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। डन। अगला क्वेश्चन। इतना अनएक्सपेक्टेड शीट होगी नहीं पता थी, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको भी पढ़ाया, पहले 3 ही। लीप ईयर विल हैव, देखो वर्ड क्या लिखा है, लीप ईयर, तो लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे ही लिखा आ जाए। नॉन लीप ईयर 1 एक्स्ट्रा डेज बस, तो 53 संडे तो 2 बाय, और यही लीप हटा देते तो 1/7। A speak truth 60% केसेस, B speak truth 70% केसेस। ये डायलॉग आपने घर में हमेशा सुना होगा कि तुम्हारी आधी बातें तो झूठी निकलती है। मतलब आपके घर वाले आपसे अनुभव कर चुके होते हैं कि 50% आप हमेशा, या कई बार बोलते हैं तुम साला 90% तो झूठ बोलते हो। दोस्त लोग होंगे तो वो यही बोलेंगे कि भाई तू तो 90% झूठ बोलता है, यानी अगर 10 बात बोलेगा तो 9 बात झूठ होंगी, ये मतलब हुआ। तो ये एक अनुमान लगाया कि एक जो ए है, ये ए इसलिए लिखा कि आप इसमें अपने आप को ए या बी कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो कितना लिखा है, ए स्पीक ट्रूथ 60% और बी कितने परसेंट, 70%, यानी ए 40% झूठ बोलता है और बी जो है वो 30% झूठ बोलता है, ठीक है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तो यही सबसे बड़ा झूठ हो जाता है उनका। बहुत लोग ऐसे कमेंट करते हैं ना, या कई लोगों से पूछो क्यों भाई झूठ बोलना छोड़ दिया, तो बोलते हैं हाँ छोड़ दिया। इसका मतलब है अब तक वो क्या कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे। तो कुछ क्वेश्चन के जवाब थोड़ा संभल के देना चाहिए, है ना। क्या आप चोरी करना छोड़ दिया, क्या जवाब दोगे, नहीं या हाँ। हाँ तो इसका मतलब अब तक क्या कर रहे थे, और नहीं बोलोगे तो अभी भी कर रहे थे, तो वैसे ही है। तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। तो ए जो है वो 60% केसेस में ट्रू बोलता है, बी जो है वो 70% केसेस में ट्रू बोलता है।
द परसेंटेज नंबर ऑफ केसेस इन विच दे आर लाइकली टू कंट्राडिक्ट ईच अदर, मतलब वो दोनों अपोजिट स्टेटमेंट तो कोई सेम फैक्ट के अपोजिट बोल रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी। कई बार वो सेम फैक्ट भी बोलते हो, कई बार अपोजिट भी। जैसे होता है ना क्लास में, एक बच्चा आ रहा है नॉर्थ से, एक आ रहा है साउथ से, दोनों ही लेट हो गए, तो नीचे मिले और एग्री कर लिया, अपन सर से बोलेंगे गाड़ी पंचर हो गई। ऐसा कई बच्चे करते हैं, ऊपर चढ़े और फिर वो मुझे बोलते हैं सर वो गाड़ी पंचर हो गई। मैं पूछता हूं तुम दोनों की गाड़ी कैसे पंचर हो सकती? नहीं, हम साथ आ रहे थे। तो वो साथ कहां से आ रहे थे? जीने से ऊपर तक साथ आए। उतनी देर में उन्होंने अपने आप को एग्री कर लिया एक सिंगल स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, तो अब सुनो, यहां पर क्या बोला गया है कि ए और बी जो है, ए की ट्रू बोलने की प्रोबेबिलिटी है 60/100 यानी 6/10, और बी के बाय 10 इसलिए नहीं दिया, प्रोबेबिलिटी में डिनोमिनेटर एक जैसा बनाओ तो अच्छा रहता है। 70/100 मतलब 7/10। अब ये दोनों जो हैं बहुत बड़े दुश्मन हैं, तो इसमें ये बिल्कुल डिसाइड है कि तुम सच बोलोगे तो होता है ना, घर में जो भाई बहन होते हैं या दो भाई होते हैं वो हमेशा अपोजिट चलते हैं, है ना। एक माँ का फेवरेट होता है, एक पिता का, तो वो हमेशा एक दूसरे की नहीं 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 ये झूठ बोल रहा है, तो फट से वो बता देता है कि झूठ और सच है ना। तो वैसे ही यहां पर तो इसमें बोला है कि सेम फैक्ट पर दोनों कैसे हो, मतलब अपोजिट स्टेटमेंट बोले। जब ए सच बोल रहा हो तो बी ने झूठ बोला हो, और जब ए ने झूठ बोला हो तो बी ने, बीच में मल्टीप्लाई क्यों है पता ना, क्योंकि ए एंड बी दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट चीज है। अब इसको कर लो, तो ए के ट्रू बोलने के चांस 6/10, बी के फॉल्स बोलने के प्लस ए के फॉल्स बोलने के और सच बोलने के, एलसीएम आ गया 100। 24 + 28 कितना? 18 आएगा, अच्छा सॉरी। तो ये आ गया 46/100। अगर परसेंटेज में देखो तो 46%। देखो कुछ बच्चे मुझे बता रहे हैं कि उनके दोस्त जो है वो 99.99% झूठ बोलते हैं। खरा सोना है बिल्कुल, जो खरा सोना होता है उसकी प्योरिटी होती है 99 तो कितने अच्छे दोस्त हैं, सोचो आप कि बिल्कुल गोल्ड है, प्योर गोल्ड है ना। तो अब आप अपने ऐसे दोस्तों का नाम प्योर गोल्ड रखो, वो भी खुश सुन के और आपको भी पता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, है ना, कि तेरी बात तो बिल्कुल 100% सोने जैसी सत्य है, ऐसा बोल दिया करो। खरा सोना हो तुम। डन? कोई कंफ्यूजन है इसमें? चलिए अब जैसे मैंने ये वर्ड नहीं पढ़ाया आपको ऑड अगेंस्ट, तो अब बता दूंगा। तो दो चीजें होती हैं, एक होता ऑड अगेंस्ट और एक होता ऑड इन फेवर्स। तो लिखो डेफिनेशन। क्वेश्चन 4 दोबारा समझा देता हूं, 2 मिनट रुको पहले। लिखिए ऑड इन फेवर्स। पहले बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग क्या होता है? फेवरेबल केसेज अपॉन फेवरेबल केसेज प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, अनफेवरेबल केसेज अपॉन अनफेवरेबल केसेज प्लस। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग या नॉट हैपनिंग तो ये होती है ऊपर फेवरेबल अपॉन टोटल या अनफेवरेबल अपॉन टोटल। अब क्या होता है ऑड इन फेवर ऑड अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? कई बार आप किसी काम को लेके नहीं बोलते हो कि बिल्कुल मुझे इस काम के 6/4 चांस है, मतलब 6 चांस है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, 4 चांसेस है कि मैं फेलियर हो जाऊं। तो कई बार हम रेशियो के टर्म में अपने बारे में बता रहे होते हैं कि मेरे इतने, जैसे मान लो 10 शूट दिए आपको निशाने लगाने के, तो आप बोलते हो 6 बार सही लगता है और 4 बार गलत लगता है। या 10 क्वेश्चन दिए, आपने कहा 3:7 का रेशियो, मतलब 3 कर लेते हो और 7 नहीं कर पाते हो सॉल्व। या हो सकता है 8:2 का रेशियो, 8 सॉल्व कर लेते हो और 2
नहीं कर पाते हो, तो कई बार हम प्रोबेबिलिटी की जगह फेवरेबल और अनफेवरेबल का रेशियो बताते हैं। उस समय ये दो वर्ड यूज होते हैं, कौन कौन थे? ऑड्स इन फेवर और ऑड अगेंस्ट। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, ऑड इन फेवर, ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट, लिखिए ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट, odds in favor of an event equal to odds in favor of an event equal to number of favorable cases by number of, बोलो क्या, अनफेवरेबल केसेस। यानी फेवरेबल और अनफेवरेबल केसेस के रेशियो को ऑड इन फेवर्स बोलते हैं। Odd in favor of an event equal to number of favorable cases upon number of unfavorable cases। ओके, फिर बात करते हैं ऑड अगेंस्ट की। ऑड अगेंस्ट में लिखिए ऑड अगेंस्ट में लिखिएगा number of unfavorable cases number of unfavorable cases number of unfavorable cases upon number of favorable cases, number of unfavorable cases upon number of favorable cases। ओके, यानी अनफेवरेबल केसेस और फेवरेबल केसेस का जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं हम ऑड अगेंस्ट। तो आप कभी भी क्वेश्चन आए तो कैसे करते हैं वो बताता हूं। जैसे ध्यान से देखिए क्या दिया है, आ पार्टी ऑफ, अच्छा ऑड इन फेवर ऑड अगेंस्ट कैसे निकालते हैं बता रहा हूं। आप कभी भी ऑड इन फेवर ऑड अगेंस्ट निकाल ही नहीं सकते। आप हमेशा निकाल सकते हो या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, ध्यान से सुनना मेरी बात, या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, बस। अब जैसे मैं कभी बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग है 2/5, तो इसका मतलब जानते हो क्या, 2/2+3। इसका मतलब लॉजिकली ये निकलता है कि उस पर्टिकुलर इवेंट में 2 चांस आपके और 3 चांस फेल होने के। तो अगर इस केस में आपसे बोला जाए ऑड्स इन फेवर्स बताओ, तो आप क्या बोलते बताओ, 2/3। ऑड अगेंस्ट बोलता तो क्या बोलते, 3/2। ये मतलब होता है। तो जब भी कभी क्वेश्चन आए तो ध्यान से समझिए, आप हमेशा निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग या नॉट हैपनिंग, इसके अलावा और कुछ नहीं निकालेंगे। ओके, अब जैसे इस क्वेश्चन में बोला है कि आप पार्टी ऑफ 23% टेक देयर सीट एट राउंड टेबल, राउंड टेबल की बात कर रहे हैं, 23 लोगों को राउंड टेबल पे अरेंज करना है, तो टोटल केस याद है ना, तो आपको डिनोमिनेटर अभी से मिल गया। अब न्यूमरेटर की बात करते हैं। फिर बोला है राउंड टेबल द ऑड अगेंस्ट 2% सिटिंग टूगेदर, ऑड अगेंस्ट भूल जाओ। अगर मैं बोलता फाइंड द प्रोबेबिलिटी सिटिंग 2% टूगेदर, तो क्या बोलते, 2 लोग एक साथ रहे, 23 लोगों में से ए और बी को एक साथ रखो, बचे 21, तो 21 + 1 ये ग्रुप हो गया। 22 लोगों को सर्कल पे अरेंज करने के तरीके अभी पढ़ा है, परमुटेशन, फैक्टोरियल 22 - 1, जो 2 एक साथ हैं, फैक्टोरियल 2। आपने सॉल्व किया, फैक्टोरियल 21/2, 22 को 22 इंटू फैक्टोरियल 21, ये कैंसिल, तो 1/, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग है, आपसे ये नहीं पूछा है, तो आप क्या करोगे, 1/1 + 10। अब ऑड अगेंस्ट पूछा फेवर, अगर फेवर बोलते तो आप बोलते 1:10, ऑड अगेंस्ट बोला है तो 10:1। दिस इज द राइट आंसर। फिर समझा दूंगा, नोट कर लीजिए।
पहले तो आप ये ऑड अगेंस्ट ऑड इन फेवर कभी भी पूछो तो आप सोच लेना ये नहीं निकाल सकते आप तो हमेशा यहाँ क्या निकाल सकते हो, हैपनिंग या नॉट हैपनिंग। तो आप बस उसके बारे में सोचो। तो 23 लोगों को सर्कल पे बिठाने के तरीके, आपने कहा फैक्टोरियल 23 - 1, ये डिनोमिनेटर हो गया। दो लोग एक साथ बैठे, ये बोला है 2 पर्टिकुलर पर्सन सिट टुगेदर, तो 2 को 1 माना, बचे 21 + 2, 22 लोग हो गए। 22 को अरेंज करने के तरीके 22 - 1, सर्कल में एक कम हो जाता ना, और जो 2 एक साथ है अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। सॉल्व किया तो आपने कहा सर 1/11, ये हैपनिंग है। इसके बाद जो भी रिजल्ट आए इसको इस फॉर्मेट में लिख लो, 1 इसमें माइनस करो। अगर आपसे पेपर में बोलते ऑड इन फेवर तो 1:10, ऑड अगेंस्ट तो अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल 10:1। थोड़ा भी ध्यान नहीं दोगे तो देखो हर तरह के ऑप्शंस हैं। ओके, जैसे अगर मान लो कभी आपको कोई क्वेश्चन दिया है, अब आपको बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इज 5/13, तो 5/13 का मतलब बताओ लॉजिकली क्या है। 5 केस फेवर में उसके और 5 इसमें से माइनस कर दो, 8 अनफेवर में। तो अब इस केस में आपसे 5/13 प्रोबेबिलिटी दी जाए और ऑड्स इन फेवर बोले तो आप बोलते 5/8, सॉरी ऑड अगेंस्ट पूछा होता तो बस खत्म। अब आपको कभी ऐसा दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग 3/11, नॉट हैपनिंग है तो इसका मतलब होता है 3/11 में से 3 माइनस करो 8। अब आपको बोला जाए ऑड इन फेवर तो 8/3 और ऑड अगेंस्ट 3/8। ओके, बाकी ऑड इन फेवर ऑड अगेंस्ट डायरेक्ट नहीं निकलते, वो हैपनिंग से ही निकलते हैं, हैपनिंग या नॉट हैपनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखो मैंने आपको इतने अच्छे से पहले से पढ़ाया था कि आपको क्वेश्चन 100% बना होगा। 8 कॉइन आर टॉस एट द टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड। आपको याद आ गया क्या? 2 × 8 एटलीस्ट 6 हेड मतलब 8C6 8C7 8C6 कितना होता है 8 × 7/28 + 8 + 1/, तो 37/, यस और नो। पढ़ी हुई चीजों से ही क्वेश्चन बनेंगे। पता क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपको ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन बोला, छोड़ा, अभी छोड़ा है। अब वैसे कई लोगों के दिमाग में आएगा सर उसके वजह से क्वेश्चन नहीं बन रहा, उसके वजह से कंफ्यूजन होता, कहीं नहीं आ रहा वो, ना आपको कहीं परेशान कर रहा है, आपका दिमाग आपको उस चीज के लिए परेशान कर रहा है। और मेरी ऐसी आदत होती है कि जिस चीज का कम से कम यूज हो या जहां पे कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसको सबसे बाद में पढ़ना चाहिए। आप बताओ, मैं मतलब एक लॉजिकल बात बता रहा हूं आपको, आप देखना हमेशा आपका पूरा ध्यान उस पर जाएगा। जैसे अभी टेस्ट देते हो ना तो पूरे पेपर में कुछ नहीं दिखता, वेक्टर दिखता है बस। जैसे 2019 के पेपर में बच्चों को यह दिखा बाहर निकल के कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत क्वेश्चन आए। जब मैंने एनालिसिस दिया तो पूरे में एक क्वेश्चन था, एक सिंगल क्वेश्चन, जिसमें वो बहुत वर्ड बोल रहे थे। और वो क्वेश्चन था कि जो जेईई एडवांस में आया हुआ था कभी, जिसको करने में मिनिमम 10 मिनट मिलते। मैंने कहा तो कितना अच्छा हुआ कॉम्प्लेक्स का वो क्वेश्चन है जो छोड़ना था। आपको पता होता है कब क्या छोड़ना है, पर आपका फोकस उसी पे होता है। तो मान लो मैंने ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन छुड़वाया, कुछ रीजन है, जब उसके क्वेश्चंस को अपन करेंगे अलग से क्लास लेके तो आप समझ जाओगे कि कहां पे मिस्टेक हो सकती। तो जो कंफ्यूजिंग चीज होती है कभी भी उसको करने में जल्दबाजी मत दिखाओ। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए आप। जो 80-90% जो पार्ट आता है उस पर फोकस पहले करना चालू करो, बचा हुआ पार्ट अपने आप आने लगेगा। चलिए, ये क्लियर। अब जैसे मैंने अभी तक आपको वॉल वाले कंसेप्ट नहीं बताए, अब इसके साथ ही कर लेते हैं। अ बैग कंटेन 4 व्हाइट 3 ब्लैक बॉल। एक बैग है, एक मैजिक बैग है जिसके अंदर 4 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। एनदर बैग बी मान लो, ये क्या क्या कंटेन कर रहा है, 5 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल कंटेन कर रहा है। बट इफ अ बैग इज चूजन एट रैंडम, एक बैग को
एट रैंडम निकाला, मतलब दोनों में से पहले कोई बैग भी निकालना है। एंड बॉल ड्रॉन इट, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज व्हाइट, तो बॉल कैसी हो, व्हाइट कलर की हो, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो पहले तो दोनों बैग में से कोई एक बैग निकालना पड़ेगा, तो बैग के निकालने की प्रोबेबिलिटी, इससे व्हाइट आए तो इसकी व्हाइट हो, तो बस क्वेश्चन खत्म। ये 1/2 क्यों आया पता है ना। अब आगे चल के एक बेस थ्योरम आती है, उसमें कैसे करते हैं वो अभी बाद में बात करेंगे। बोलो 20 नहीं 32 प्लस अपॉन ये कितना हो गया 1 ऐसा है कोई ऑप्शन? दे दो फिर ले आना। लॉजिक समझ में आया कि आपसे ये बोला गया है कि बॉल व्हाइट हो, 1/2 क्यों है समझ गए ना, क्योंकि उसमें क्लियर लिखा है बैग इज चूजन एट रैंडम, तो पहले तो दोनों में से आपने कोई एक बैग निकाला है, बिल्कुल वैसे ही रेड और ब्लैक कार्ड, जैसे रेड ब्लैक कार्ड का था ना, वही कि दो बैग हैं, उन दो बैग में से एक बैग निकाला, 1/2 उस निकले हुए बैग से व्हाइट बॉल निकाली। मान लो बैग 1 हुआ तो 4/7, बैग 2 हुआ तो 5/8। जब भी कभी ड्रॉ करना हो तो हमेशा कॉम्बिनेशन लगता है, आपको इसमें अरेंज नहीं करना होता ना। वर्ड बनाना हो तो क्या लगेगा, देखो ये वर्ड होगा तो परम्यूटेशन, तीन चीजें सिलेक्ट करके छोड़ दी तो क्या, आपको तो बॉल निकाल के पटक देनी, उसको थोड़ी जमाने के लिए बोल रहा हूं, तो इसलिए यहां पर कॉम्बिनेशन लगेगा। चलिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ कार्ड ऑफ, और देखो आप एक बात नोटिस करो, अभी शीट तो देखी नहीं थी, पर जो 4 स्टैंडर्ड टाइप पढ़ाई है वो बहुत कॉमन पूछी जाती, बाकी फिर कोई प्रोबेबिलिटी की रेंज नहीं, कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी में 2 टाइप बची थी, एक बॉल वाली और एक नंबर वाली, ये मैं पेपर के साथ बताऊंगा। आज मैं आपको डीपीटी 2 दे रहा हूं, आज सॉल्व कर लीजिएगा, कल उसको डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी बिना टेस्ट के नहीं आएगी, रोज एक टेस्ट दूंगा और उसका डिस्कशन पिछले टेस्ट का होगा। डायमंड फ्रॉम अ पैक ऑफ डायमंड कितने होते हैं 13, तो 13C1/1, 1/4। बैग में आपके मन में ये बात बहुत आएगी, पिछले क्वेश्चन की गलती बता सकता हूं क्या है। कई लोग इसमें ही सोचते हैं कि 2 बैग में से एक बैग को सिलेक्ट किया 2C1, ये गलत है। बैग सिलेक्ट नहीं करना है, दोनों बैग में से कोई एक बैग आए, जहां पर वर्ड आता आए तो कॉम्बिनेशन लग, वो सॉरी प्रोबेबिलिटी लग जाती, तो 1/2 फिर उससे बॉल निकालना, 2C1 नहीं होगा। ऐसी बहुत कॉमन मिस्टेक होती है जो समझदारी से दूर होती है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है, जिसकी सबसे ज्यादा कमी होती है। पेन ठीक है आपका? चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग नंबर ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 मतलब क्या, शीट आ गई, दिखाना एक बार जरा सेकंड वाली शीट। बन जाएगी पूरी, यस डन। चलिए अब मैंने आपको एक फॉर्मूला नहीं लिखवाया था इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का, तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए फिर ये क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, लिखिए इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स।
पीपीटी 2 अपलोड कर दिया है। ये ले लो एक्स्ट्रा। यस, लिखिए इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट। पहले समझ लो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। अगर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट की, तो इंडिपेंडेंट मतलब होता है द गिवन इवेंट इज सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ ऑकरेंस ऑफ वन डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर। मतलब यदि एक इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंड नहीं करता तो उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे अगर आपके हाथ में दो कॉइन है तो दोनों कॉइन के रिजल्ट क्या है, इंडिपेंडेंट। ऐसा थोड़ी कि पहले कॉइन ने हेड लाया तो दूसरा कॉइन देख रहा था उसको, अच्छा इस पे हेड आया अब मैं टेल लाऊंगा, नहीं है ना। मतलब पहले कॉइन का रिजल्ट जो भी हो, दूसरे कॉइन का रिजल्ट पहले से इफेक्ट नहीं होता। मान लो मैं आपको दो डाइस दे दूं, डाइस तो जानते हो आप 1 2 3 4 5 6, तो पहले डाइस पे 3 आया तो दूसरा डाइस ने देखा 3 आया मैं 3 नहीं लाऊंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये भी कैसा इवेंट है ना। तो इंडिपेंडेंट मतलब जिसमें एक और दूसरे या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कॉइन, डाइस। पर जब भी दो की बात आती है, याद रखना, देखो अपन ने लिखे थे 4 तरह के इवेंट, म्यूचुअली, नॉन म्यूचुअली, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। अब आ रहे हैं म्यूचुअली और नॉन म्यूचुअली सिंगल में यूज होता है। सिंगल समझते हो, अगर मैं एक कॉइन की बात कर रहा हूं, 1 कॉइन की, तो हेड और टेल कैसा इवेंट है, म्यूचुअली। हेड आ गया तो और टेल आ गया तो। मान लो 1 डाइस की बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6, कोई भी एक नंबर आने पर बाकी, जैसे इवन नंबर आ गया तो ऑड नहीं आएगा, ऑड आ गया तो, पर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर इवन और प्राइम की बात करूं तो नॉन म्यूचुअली। तो पहले दिमाग में रख लीजिएगा, म्यूचुअली और नॉन म्यूचुअली सिंगल के लिए यूज होता है। आप किसी एक का पास और फेल होना कैसा इवेंट है, कई लोग उसे इंडिपेंडेंट बनाते हैं। एक सिंगल स्टूडेंट का पास और फेल होना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। पास है तो फेल नहीं हो सकता और फेल है तो पास नहीं हो सकता। आपने देखा ना, कुछ बच्चे होते हैं जो घर में पास होते हैं, दोस्तों में सप्लीमेंट्री होती है, स्कूल में फेल होते हैं, क्योंकि स्कूल वाले दोस्तों को पता होता है इतना होशियार तो है नहीं कि पास होगा, तो अपन बोल देते हैं कंपार्टमेंट आया है ना। और घर वाले क्योंकि पीटेंगे तो अपन ने बोल दिया पास हो गए, बाद में देखा जाएगा जो होगा, है ना। तो ऐसा होता है। पर एक ही समय में क्या पॉसिबिलिटी है कि कोई पास फेल कंपार्टमेंट लाए, नहीं। तो एक बच्चे की बात कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट। किसी एक मैच के जीतने हारने की बात म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जीत गए तो हार नहीं सकते, हार गए तो। अब जहां पर भी जैसे ही 2 कॉइन आया, 2 डाइज आया, 2 मैचेस आए, 2 बच्चे आए, कहीं पे भी 2 या 2 से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो ही इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वर्ड यूज होता है। ये क्लियर है बात, ये बिल्कुल दिमाग में रखना। जैसे कोई भी 2 चीज, ठीक है, जैसे मान लो हम 2 बच्चे की बात कर रहे हैं तो इन दोनों का रिजल्ट कैसा है, इंडिपेंडेंट है। अब कई बार होता है ना, आपके घर में पूछा आपसे कि भाई तुम 9th तक तो टॉप कर रहे थे, 10th क्लास में तुम फेल हो गए, क्या हुआ ऐसा, है ना। 9th तक एक बच्चे की रैंक 2nd आ रही थी, तो उसने बोला मेरी 2nd रैंक इसलिए आती थी 9th तक क्योंकि मैं जिसके पीछे बैठता था वो 1st रैंक वाला बच्चा था। 10th में बोर्ड एग्जाम था तो मेरे आगे वाला बच्चा और पीछे वाला दोनों ही मुझे देख रहे थे और मैं उन दोनों को, इसलिए मैं पास नहीं हो पाया। तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो 2 बच्चों का रिजल्ट आपस में कैसा है, इंडिपेंडेंट। आपका सुबह उठना कैसा इवेंट है, इंडिपेंडेंट। कई बार आप डिपेंडेंट बना लेते हो माँ बाप के ऊपर, चाय के ऊपर, इन सब चीजों पे डिपेंडेंट बना लेते हो, पर एक्चुअल में आपका सुबह उठना इंडिपेंडेंट इवेंट। आपकी पढ़ाई इंडिपेंडेंट, आपका घूमना इंडिपेंडेंट, सब कुछ इंडिपेंडेंट है। पर आप एक जगह पे डिपेंडेंट होते हो और एक जगह पे, जैसे मान लो मूवी देखने जाना, घर वालों से पूछा, उनने मना कर दिया तो तुरंत डायलॉग मारोगे, क्या है बिल्कुल डिपेंडेंट बना के रखा, अपनी मर्जी से एक मूवी भी नहीं देख सकता, है ना। पढ़ाई करने बैठने को बोले तो बोलोगे, जब तक वो बोलेंगे नहीं जब तक पढ़ोगे नहीं, वहां डिपेंडेंट हो गए कि आपने बोले ही नहीं तो मैं क्यों पढ़ूं। तो बात समझ में आ गई। जब भी ये इतना एग्जाम्पल इसलिए दिया कि मैं आपको समझा पाऊं कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा चीजें हों तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट होगा, और जब भी एक की बात कर रहा हूं सिंगल, तो या तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा या नॉन। तो इंडिपेंडेंट का मतलब है 2 चीजों का रिजल्ट अलग अलग समझो, 2 कॉइन का रिजल्ट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट।
3 कॉइन होंगे, देन अगेन इंडिपेंडेंट इवेंट। आपके पास प्लेइंग कार्ड है ना। अब प्लेइंग कार्ड से सुनो, आपने मान लो 2 कार्ड निकाले, एक निकाला फिर रख दिया एक, ये इंडिपेंडेंट हुआ। क्यों? क्योंकि हर बार हम 52 से निकालना है। पर सपोज एक कार्ड निकाला, कम कर दिया, अब अगला निकाला, ये डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि जो निकला हुआ कार्ड है वो ये नहीं हो सकता, यानी सेकंड कार्ड का रिजल्ट पर फर्स्ट कार्ड का इफेक्ट पड़ रहा है। थर्ड कार्ड अगर निकाला बिना रखे तो ये पहले 2 पे डिपेंड कर रहा है। फोर्थ कार्ड निकाला बिना रखे तो ये पहले 3 पे। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मतलब होता है कि अगर पीछे के ऑब्जेक्ट आने वाली घटना पे डिपेंड कर रहे हैं तो इसको डिपेंडेंट, और नहीं कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट। तो जब भी ऐसा हो तो आप ध्यान रखना। और इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, देन पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बोलो पी ए इंटू पी बी, बस खत्म। और डिपेंडेंट का क्या वो लिखवा रहा हूं, अब देखो एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का कितना अच्छा एग्जांपल बनाया बच्चे ने कि मेरा सुबह उठना, मैं सिंगल पर्सन हूं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा कि नहीं होगा। मैंने क्या बोला कि आपका सुबह उठना अगर इस बात पे डिपेंड करता है कि माताजी उठाएंगी, मतलब आपकी मम्मी उठाएंगी, तो ये इवेंट क्या हो गया, डिपेंडेंट। कि जब मम्मी ने आके उठाया और फिर आप उठे, है ना। आप कई बार होता है ना अपने मदर से फादर से बोल के सोते हो कि 6 बजे उठा देना, 9 बजे उठते हो, चिल्ला चोट मचाना चालू कर देते हो कि 6 बजे बोला था उठाया क्यों नहीं। पिताजी होते हैं तो आके एक जमाते हैं माताजी और बोलते हैं कि 6 बजे उठाने आया था तो बोले 2 मिनट में उठ रहा हूं, फिर 6:10 पे आया तो बोले आधे घंटे में उठ रहा हूं, है ना। तो ये कई बार हम करते हैं, नींद में बोल देते हैं हाँ हाँ उठ रहा है। तो ऐसा होता है। तो कई बार क्या होता है कि हम चीजों को ध्यान से समझे पहले। तो इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला समझ में आया, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। यहां का इंटरसेक्शन का मतलब है इंडिपेंडेंट से। एक प्रोबेबिलिटी के स्टार्टिंग में इंटरसेक्शन पढ़ रहे थे, उसका मतलब कॉमन से भी था। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा कब क्या यूज होगा। अब लिखो नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट इवेंट को प्रोबेबिलिटी में डिपेंडेंट वर्ड यूज नहीं करते। एक और बात सुनिए, डिपेंडेंट इवेंट को डिपेंडेंट वर्ड यूज नहीं करते, बल्कि उसका नाम लिखा होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशन का मतलब ही हो गया डिपेंडेंट, कोई कंडीशन लगा दी यानी डिपेंडेंट कर दिया। तो इसे डिपेंडेंट इवेंट के ब्रैकेट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जरूर लिख लेना। ओके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या डिपेंडेंट इवेंट्स। इसको रीड पता है कैसे करते हैं, इसको रीड पता है ऐसे करते हैं, हैपनिंग ऑफ ए डिपेंडिंग ऑन बी इज डिनोटेड बाय ए बाय बी। हैपनिंग ऑफ ए डिपेंडिंग ऑन बी, ए जब होगा जब बी हो चुका होगा, यानी ए जो है वो बी का सबसेट होता है। हैपनिंग ऑफ ए डिपेंडिंग ऑन बी इज डिनोटेड बाय ए बाय बी एंड डिफाइंड एज ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब जब क्वेश्चन आएंगे तो इसके करेंगे हम, बस ये एक थ्योरी का एक तरह से ऑलमोस्ट आखिरी पार्ट है, बाकी तो मिक्स पार्ट पड़ता रहे। बी बाय ए का मतलब बताओ क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए। हैपनिंग ऑफ बी डिपेंडिंग ऑन ए। डन, चलिए। अच्छा ये क्वेश्चन रह गया था, देखिए। अब ये जैसे ही क्वेश्चन आया तो मैंने ये क्यों समझा बताता हूं। पहले पढ़िए क्या लिखा, हस्बैंड एंड वाइफ अपेयर इन इंटरव्यू फॉर, ध्यान से पढ़िए,
2 वैकेंसीज, 2 लोग हैं 2 वैकेंसी है, इंडिपेंडेंट हो गया। मान लो 1 वैकेंसी होती तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हस्बैंड का सिलेक्शन हो गया तो वाइफ का नहीं होगा, वाइफ का हो गया तो ठीक है। वो थोड़ा सा ये कोई टाइप को बिना पढ़े आप समझ ही नहीं पाओगे। अभी कितना लिखा क्लियरली, हस्बैंड वाइफ अपेयर इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसी, मतलब 2 पोस्ट हैं, दोनों लोग अपेयर हुए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन, हस्बैंड के सिलेक्शन के चांस कितने हैं और वाइफ के सिलेक्शन के चांस कितने हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम सिलेक्टेड। वो कंपनी में इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू ले रहा था, उसने देख लिया हस्बैंड वाइफ है, उसने कहा कोई एक कोई लेंगे नहीं तो काम कुछ नहीं होगा, बिगाड़ देंगे लोगों को ये, है ना। तो ओनली वन ऑफ देम सिलेक्टेड, तो इसका मतलब है जब हस्बैंड का सिलेक्शन हो तो वाइफ का ना हो, या फिर बीच में प्लस आ गया, जब हस्बैंड का ना हो तो वाइफ का हो जाए, ये मतलब है इसका। निकालो क्या आ रहा है। डन, कितना आ रहा आंसर। ये हस्बैंड का सिलेक्शन 1/7 4/5 प्लस 6/7 1/5। कभी भी कोई चीज कैंसिल मत करिए, तो 10/35 यानी 2/7। अगर इस क्वेश्चन में बोला था बोथ ऑफ देम विल सिलेक्टेड तो क्या होता, तो दोनों को सिलेक्शन तो हस्बैंड का भी हो जाए और तो 1/7 इंटू 1/1 जिसके चांस 1/35 क्या बताता है, बहुत कम चांस है। ठीक, अगर ये बोला था नन ऑफ देम विल सिलेक्टेड तो दोनों का ही सिलेक्शन ना हो तो 1 माइनस हस्बैंड 1 माइनस वाइफ, ये हो गया 6/7 4/5 यानी 24 काफी ज्यादा वैल्यू है, यानी दोनों का सिलेक्शन ना हो इसके चांस बहुत ज्यादा है। क्लियर, चलो तो आज यहीं तक करते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस में आपको कल की क्लास बता दूं, मैंने थ्योरी लगभग पढ़ा दी है, मतलब इसका मतलब नहीं कि प्रोबेबिलिटी की थ्योरी खत्म हो गई, अभी कई सारी चीजें जो बतानी है। नहीं, इसमें से माइनस किया तो गलत हो जाएगा, वो एटलीस्ट वन ऑफ देम होता है भाई। 1 माइनस 35 का क्या मतलब, बोथ ऑफ देम सिलेक्टेड में तो 1 माइनस गलत हो जाएगा, नन ऑफ देम सिलेक्टेड यही होगा। ये कॉमन मिस्टेक है, बहुत सारे लोग ये करेंगे। अच्छा रहा आपने पूछ लिया, कई बच्चे ये आंसर देंगे बोथ ऑफ देम सिलेक्टेड 1 माइनस बोथ ऑफ देम सिलेक्टेड, ऐसा नहीं। वो 1 माइनस जब भी यूज करते हैं जब मान लो ऐसा लिखा होता है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सिलेक्टेड, तो 1 माइनस नन ऑफ देम, फिर होता है ये 1 माइनस नन ऑफ देम, तो कितना आ जाता 11 ये। डन, ठीक है। आप कल की क्लास का पहले समझ लीजिए एजेंडा क्या है, और मैंने आज एक मैजिकल कैप्सूल कोर्स का लिंक डाला था, तो मैं जरा थोड़ा उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद फिर आप लोग उठें। कल की क्लास में ये बचे हुए 20 क्वेश्चन और आज आपको एक शीट दी है मैंने 30 क्वेश्चन की, वो इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। कल अगेन मैं एक टेस्ट दूंगा, हो सकता है कल मैं 50 क्वेश्चन का टेस्ट दूं। प्रोबेबिलिटी पूरा क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आता है। प्रोबेबिलिटी की थ्योरी का वैसे देखें तो कोई लिमिट नहीं है, और लॉजिकली देखें तो जो बेस है वो हो गया है, अब क्वेश्चन के साथ बची हुई थ्योरी हम कवर करेंगे। अच्छा, जो मैजिकल कैप्सूल कोर्स का मैंने आज वो डाला है, वो पिछले साल भी आपने देखा होगा, पिछले साल भी 1 महीने मैंने क्लास ली थी और उससे सच में बहुत सारे बच्चों को फायदा हुआ था। इस बार भी यही होगा। कई बच्चों ने मुझे पिछली बार भी बोला था कि सर इससे कंपटीशन बढ़ जाएगा, मैं आपको बता दूं इससे कंपटीशन बढ़ता नहीं है, इससे कंपटीशन कम हो जाता है। लॉजिकली देखें, जब वो पढ़ते हैं तो जब उनको समझ में आता है कि कितना डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, तो कई बच्चे बहुत ऊपरी ऊपरी पढ़ाई करते हैं तो वो उनको एक क्लियर होता है और वो सही डायरेक्शन में
टर्न भी होते हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि अब पर उसमें मैंने आपको जो बोला था कि मैं अकॉर्डिंग टू जिस ढंग से आप पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से क्लास लूंगा। तो पहला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इवनिंग में क्लास होगी, अल्टरनेट डेज क्लास होगी। पहली क्लास में थर्सडे से करूंगा स्टार्ट, और वो दिन कोई भी 3 हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा मेरे कि मैं कैसे ले रहा हूं। और उसमें एक टेस्ट सीरीज भी बच्चों को दूंगा, पर उसमें केवल जो टेस्ट सीरीज दूंगा वो बता देता हूं कि अभी इस संडे से लेके ये आने वाला जो 28 को है, और जो 17 नहीं 16 तारीख को पड़ेगा, 16 मई को, इस बीच में टोटल 8 संडे आएंगे। तो ये 8 संडे उन लोगों को टेस्ट मिलेगा, पर उन लोगों को वही टेस्ट मिलेगा जो आपको भी मिल रहा है। तो इसलिए आप लोगों को उस टेस्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, और जो सेकेंड ईयर वाला बच्चा है उसको भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ठीक है, वो टेस्ट आपको ऑलरेडी मिल रहा है। क्लासेस का रहा तो मैंने आपको बता दिया कि क्लासेस आपको ट्रिग्नोमेट्री पहले करवाऊंगा, फिर कैलकुलस, फिर उसके बाद अपन आप लोग बताओगे क्या करना, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। 2 चीजों पे वर्क करूंगा मैं। एक तो जैसे अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले क्विक रिवीजन के साथ, और कुछ क्वेश्चन उस पे जो आए हुए हैं वो हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो अब आप लोग धीरे धीरे एक तरह से आपका ट्रिग्नोमेट्री जैसे 10 दिन पढ़ा है तो वो आपका रिवाइज हो गया, कैलकुलस पढ़ा है तो 10-15 दिन में वो रिवाइज हो गया। ये क्लासेस अपनी चलती रहेंगी। इस वीक में आपके 3 टेस्ट हैं, अगले वीक से आपके मॉक टेस्ट 4 हो जाएंगे फुल लेंथ। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि जो ओरिजिनली उनको मिलने वाला है और जो आपको मिलने वाला कंटेंट है उसमें अंतर यह कि आपको जितना एक हफ्ते में मिलता है उससे कम उनको पूरे 2 महीने में मिलेगा। तो इसलिए आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, पर जब वो संडे को टेस्ट देंगे तो आपको भी थोड़ा पता चलेगा कि किस ढंग से बच्चे कहां पर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको कितना और फाइट करनी है वो पता चलेगा। और अच्छी बात यह कि इम्पीटस की मैजिकल टेस्ट सीरीज में बहुत बच्चे जुड़ते हैं। मैं आपको ये बता दूं, अभी तो मैंने सेशन नहीं लिया ना, आप नीचे जाके देख लो, 100 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं बिना सेशन लिए। बस केवल उस थंबनेल के बाद ही बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करना चालू कर दिया। पिछली बार मैंने एक कूपन कोड दिया था, इस बार मैंने वो सिस्टम नहीं रखा। इस बार पहले बच्चा अपनी डिटेल भेजेगा और डिटेल को हम चेक करेंगे, फिर उसके बाद उसको वो मिलता है एक्सेस। तो पिछली बार क्या हुआ था, जितने क्लास के थे उन्होंने भी कूपन यूज करने की कोशिश की थी। अगर आप डालोगे तो आपका ईमेल से आप पकड़ में आ जाओगे। और फिर वैसे भी मैंने बता दिया आपको, वही टेस्ट है जो आपको ऑलरेडी मिल रहा है, तो इसलिए आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। हाँ, टॉपिक मैंने आपको बता दिए कि कौन से टॉपिक से पढ़ाना चालू करूंगा। ठीक है, चलो। अब जा सकते हैं। 2 मिनट रुकिए, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। आप में से उन लोगों को, आप लोग में से जो भी 21 में एग्जाम दे रहा हो, आप लोग ये क्लास अटेंड करो। जो मैं क्लास लूंगा मैजिकल कैप्सूल कोर्स में, वो आप लोग अटेंड करना। उससे आप लोगों का एक शॉर्ट टर्म में रिवीजन हो जाएगा। आज नहीं है क्लास, आज केवल बताऊंगा प्लान। आज के दिन कोई क्लास नहीं है, पहली क्लास थर्सडे को होगी। आज केवल मैं प्लान बताऊंगा क्या है। अच्छा, हाँ, वन ईयर। हाँ, बाद में भी कर सकते हो। फिर आपको कितने दिन में मिल जाएगा सर्टिफिकेट? बस ठीक है, मिल जान दो, मैं बता दूंगा क्या था।
यस, आज वाले दिन कोई क्लास नहीं लूंगा, बल्कि ये एक्सप्लेन करूंगा कि आने वाले दिनों में क्लास कैसे लूंगा। और आप सब लोग जो 21 वाले हैं, वो लोग ये सेशन आज का अटेंड करना चाहें तो करें, ना करें चलेगा, पर जो क्लासेस होंगी वो जरूर करिएगा, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। और फास्टैग वाले, क्रैश कोर्स वाले बच्चे ध्यान रखें, ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस की क्लास अपलोड हो गई है, उन्हें भी देखें। नहीं,